प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम हमारा सबक नंबर 3 हमारी किताब का नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 3 जिसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल। आज हम इस सबक में पहले कुछ बेसिक मालूमात फराहम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। देखो, पहले तो एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो साथ में मिलकर एक होती है और फिर एक मादे की तश्कील करती है। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जो नए मादे की तश्कील होती है वो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाती है। तो हम पहले थोड़ी बेसिक मालूमात ले लें, जैसे कि हमारे आसपास में जितने भी मादे बने हुए हैं वो सभी मादे जो है वो बारीक बारीक जौहरात से मिलकर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से सभी मादे एटमों और साल्मों यानी साल्मा यानी ऐसा छोटा बारीक ज़र्रा जो खुली आँखों से देखा ना जा सकता हो, ऐसे बारीक ज़र्रात से मिलकर ये तश्कील पाता है। और तश्कील पाने के बाद जब ये किसी दूसरी शय में मिल जाता है तो ये एटम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बारीक ज़र्रात से मिलकर जो तश्कील पाते हैं वो तश्कील पाने का जो अमल होता है वो एटम और मॉलिक्यूल की तश्कील होता है। अब डाल्टन एक साइंसदान है, उनके मुताबिक यानी जो डाल्टन नामी साइंसदान है उनके मुताबिक एटम किसी मादे का वो छोटा ज़र्रा, वो अपनी सोच बता रहे हैं कि उन्होंने जो रिसर्च की ऐसे बारीक मादे पर जिसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, तो जब डाल्टन ने अपने मुताबिक यानी अपना नज़रिया पेश किया, वो साइंसदान थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि एटम किसी यानी कोई भी चीज़ ले लो, किसी मादे का वो छोटा यानी इतना छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है और उसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में, अब ये सिर्फ उनकी सोच थी, अब कई साइंसदान आए और कई साइंसदानों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी सोच दी। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ की राय लेना चाहेंगे तो हम 10 बच्चों को इकट्ठा करेंगे और 10 बच्चों से पूछेंगे बेटा बताओ इसकी क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी। सब अपनी अपनी राय देते हैं, तो अपनी अपनी राय में किसी की सेम हो जाती है, किसी की अलग हो जाती है। तो ऐसे ही जौहर के मुतालिक कई साइंसदानों ने अपनी अपनी राय पेशकश की थी। तो एक ने बताया कि वो ऐसा छोटा ज़र्रा है, जो ऐसा बारीक ज़र्रा जो बिल्कुल आज़ाद यानी खुले माहौल में वो घूमता रहता है और उसको आगे तोड़ा जा सकता नहीं। ये किसका नज़रिया था, किसकी बात थी? डाल्टन की बात थी। अब उसके बाद दूसरे जो साइंसदान, जैसे मैंने कहा ना सबकी अलग अलग सोच होती है, तो ऐसे जब दूसरे साइंसदान आए तो दूसरे साइंसदानों ने एटम में मौजूद यानी एटम तो है ही लेकिन उसके अंदर मौजूद जो बुनियादी ज़र्रात यानी एक ऐसा बारीक ज़र्रा पकड़ा, जिससे मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगी बेटा कि मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी में से बिल्कुल एक ज़र्रा उठा के लाओ, तुम उठा के ला पाओ? नहीं। मिट्टी में सिर्फ हम हल्का सा ऐसा टच भी कर देंगे, हमारी एक उंगली के कोर पर दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से जब उन्होंने एटम की मौजूदगी की बुनियादी ज़र्रात का पता लगाया तो उन्होंने बताया कि एटम जो है वो आज़ाद हालत में बिल्कुल रह नहीं सकता। एटम की बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर होते हैं। अब कैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? जैसे कि उन्होंने ऐसा कहा कि इनकी 3 मदारें होती हैं। 3 मदारों में ये एक जौहर की बात कर रही हूँ, किसकी मैं? एक जौहर जिसे खुली आँखों से देखा जा सकता नहीं। अब ये पहली मदार है तो पहली मदार में न्यूट्रॉन। अब ये दूसरी मदार है तो पहली मदार और ये दूसरी मदार, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं, यानी अपनी आज़ादाना हालत में ये पहली मदार से दूसरी मदार के बीच में ये घूमते रहते हैं। तो ये इनकी अगर कोई पूछता है कि एक जौहर का खाका बताए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्ट्रक्चर बताए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका यूँ बनेगा, 3 मदारें बनेंगी। कैसी मदार बनेंगी? पहली मदार, दूसरी मदार और ये तीसरी मदार। ये सिर्फ एक जौहर का स्ट्रक्चर यानी ढांचा है, किसका? एक जौहर का, जिसमें न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये घूमते रहते हैं। ये एक जौहर का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कई बेशुमार जौहरात से हम एक अशिया को देख पाते हैं, जैसे कि चौक का टुकड़ा। अब चौक के टुकड़े को हम तोड़ते हैं बीच में से तो उसका भूगा नीचे गिरता हमें दिखाई देता है। तो वो भूगे के अंदर का जो एक जौहर हम पकड़ेंगे तो एक जौहर का शक्ल इस तरीके से होंगी। तो सोचो वो जो चौक हमें मुकम्मल दिख रहा है उसमें कितने समझा रही हूँ कि एक जौहर कैसा होता है, उसका बुनियादी ढांचा कैसा होता है और उसके अंदर कितने मादे आए होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए हुए होते हैं और उनकी तादाद उनके अज्जा के मुतालिक उनकी तादाद उनके नंबरात पर डिक्लेयर की जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे साइंसदानों ने अपना अपना तजुर्बा, अपने अपने ख़यालात एटम को लेकर बताए हैं। तब उसके अंदर आता है पहला कि कीमियाई इत्तेहाद का कवानीन। अब कीमियाई इत्तेहाद जैसे गुजराती में दड़ संचयनु नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? दड़ संचयनु नियम, यानी कीमियाई इत्तेहाद के कवानीन। तो कीमियावी इत्तेहाद यानी दोनों के दरमियान में क्या इत्तेहाद, क्या एकता है, तो वो जानने के लिए लुईसियर एक साइंसदान और प्राउस्ट ये दो साइंसदान जिनके नाम मैं बता रही हूँ। एक पहले तो एक डाल्टन हो गया जिन्होंने सबसे पहले तस्वुर दिया था जौहर का, उसके बाद दूसरे साइंसदानों ने भी दिए, लेकिन कीमियावी इत्तेहाद का जो कानून पेश किया वो जो दो साइंसदानों ने मिलकर पेश किया, मैं उनके नाम बता रही हूँ। लुईसियर और प्राउस्ट ने काफ़ी तजुर्बात करके अलग अलग इत्तेहादी कवानीन पेश किए। कौन से दो साइंसदानों ने? लुईसियर और प्राउस्ट ने। क्या आप कौन सा कानून पेश किए? कीमियावी इत्तेहाद का कानून। और एक सवाल ऐसा आ सकता है कि जौहर के ऊपर यानी एटम जिसे कहते हैं हम जौहर, उसके ऊपर मालूमात किसने सबसे पहले दी? तो उसके ऊपर सबसे पहली मालूमात डाल्टन ने दी। तो डाल्टन के बाद दूसरे साइंसदानों ने उसके ऊपर तजुर्बे करना शुरू किया। तो सबसे पहला साइंसदान डाल्टन आएगा, उसके बाद दूसरे साइंसदान। तो उसमें कीमियावी इत्तेहाद का कानून की बका का कानून। तो कमियत की बका के कानून में क्या, कमियत क्या है? कोई वज़नदार शय जिसके अंदर कोई वज़न होता हो, वो कमियत। तो कमियत जो ऐसा किसी कीमियावी तामुलात के ऊपर अलग अलग अशिया जो हरकतें करती रहती है, जैसे कि प्राउस्ट और लुईसियर जो दो साइंसदान थे, उन्होंने इसके बाकायदा उसूल बनाए और उसूल बनाने के बाद किसी कीमियावी तामुल में तामुल करने वाली अशिया। अब तामुल करने वाली अशिया कौन सी है? यानी उसके अंदर जो दो कीमियावी तामुलात को मिलाया जाएगा, वो दो कीमियावी तामुलात में जो अशिया अलग अलग तामुल करती है तो वो उसकी कुल कमियत यानी जो उसका वज़न बनता है उसके वज़न के ऊपर उसके बराबर में होती है। तो इसी तरीके से लुईस और प्राउस्ट ने काफ़ी तजुर्बात किए और काफ़ी तजुर्बात करने के बाद उन्होंने कमियत की बका का कानून दिया। तो कमियत की बका के कानून की अहम बात यह है कि उन्होंने ऐसा बताया कि जितनी भी अशिया जो कीमियावी तामुलात करती है, वो तामुलात करने वाली अशिया की कुल कमियत यानी पहले जिसका जो वज़न था वो वज़न और उसके बाद उसके अंदर जो दूसरी शय यानी कीमियावी तामुलात किसे कहते हैं कि जब एक केमिकल यानी कोई एक ऐसा मादा दूसरे मादे के साथ अमल करता है तो अमल करने के बाद जो तीसरे मादे का वजूद होता है वो उसका असल कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के वक्त हम उसमें क्या पहले हम 3 अलग अलग अशिया रहती है, दूध, चाय, शक्कर। उसका जो आमेज़ा रहता है वो आमेज़े को मुकम्मल करके और फिर हम उसके अंदर उसको गैस पर रखते है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दूध उसकी असल हालत खो देता है, शक्कर घुल जाती है, चाय पत्ती उसकी असल हालत खो देती है और उसका जो एक आमेज़ा बनकर हमें मिलता है वो चाय की शक्ल में मिलता है। तो ये क्या हुआ? ये कीमियावी तामुलात हुआ। तो लुईस और प्राउस्ट का भी ऐसा ही कहना है कि जब उसने जो दूसरी अशिया को मिलाने के बाद उसका जो वज़न होता है उसकी कमियत के बराबर होता है और उनके तामुलात भी अलग अलग होते हैं और उनमें तामुलात में अशिया कभी ज़ाय नहीं होती बल्कि एक नई शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। तो उनके अलग अलग कानून के मुताबिक हमने ये बात ज़ाहिर कर दी कि कोई भी
कीमियावी तामुलात के बाद अशिया अपनी असल हालत नहीं खोती, बल्कि वो दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसके मुतालिक आगे का समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।